हेलो गाइस, मैं रचना। आप सबका रचना कोचिंग क्लासेस चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण। तो गाइस, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? गाइस, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रगड़, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें जो अपोज होगा, यानी कि जो मोशन में अपोज होगा दोनों का, उनको बोलेंगे हम फ्रिक्शन। तो ये गाइस 3 प्रकार के होते हैं फ्रिक्शन। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए ये कोई भी इंसान है और ये है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। तो अगर ये अपना थोड़ा सा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करे, इस डायरेक्शन में अपना थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करे, तो ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं होगा। तो ये बॉक्स है ये मूव आगे की तरफ नहीं होगा अगर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि ये है हमारी सरफेस, ये है हमारी सरफेस, और हम देखें कि ये जो सरफेस है इसने हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई की है। किसके ऊपर? इस बॉक्स के ऊपर, कि ये इसको मूव नहीं होने देती, और इसको ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन। सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे कि एक इंसान है तो वो क्या करता है, एक रोड पर एक खड़ा है, अगर किसी ने पीछे से एक इंसान आया उसने इसको पुश किया तो क्या होगा, ये मूव करेगा। मूव करने के बाद एक टाइम पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जाता जाता उसका जो मोशन है वो डिक्रीज होता जाएगा और बाद में क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों स्टॉप होगा? क्योंकि सेम ऐसे ही एक सरफेस है, यानी कि धरती है, जमीन है, जिसके ऊपर वो चल रहा है। वो धरती क्या करेगी, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा कि ये इंसान है वो रुक जाएगा। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक व्हील है, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया एक सरफेस पे। जैसे कि ये एक सरफेस है, हम क्या करेंगे, इसको हमने रोटेट करना स्टार्ट किया, एक बार रोटेशन की और हमने इसको टच नहीं किया, तो क्या देखेंगे, थोड़ी देर आगे जाकर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि ये पहले मूव करेगा फास्ट, फिर हौली हौली डिक्रीज होता जाएगा और बाद में ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये धरती जो है जिस पर ये मूव कर रहा है, ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो गाइज, अब हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो गाइज, पहले हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक रस्सी है या कोई भी एक धागा है, इसको हमने यहाँ से, यहाँ ये एक ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से हमने इसको पकड़ा है और यहाँ पर हमने एक स्टोन लगा दिया, तो क्या होगा, हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये मान लीजिए एक रस्सी है और इसके आगे हमने एक स्टोन लगा दिया, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा अपनी ही एक्सिस पे, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में और उसी जगह वो घूमता जाएगा। क्यों घूमता जाएगा? क्योंकि जो ये स्टोन है ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमने अपनी फोर्स से इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन जो ये स्टोन है ये अपनी एक अलग फोर्स लगाएगा ताकि ये बाहर की तरफ जा सके। क्योंकि इसीलिए अगर बाय चांस हमसे ये छूट जाए, हम देखेंगे कि ये जो स्टोन है वो आगे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक फोर्स लगाया हुआ था। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये ऐसी फोर्स होती है जो हम लगाते नहीं है, जो ऑटोमेटिकली लग जाती है, जिसको हम सीडो फोर्स भी बोलते हैं, जिसका अनदर नेम सीडो फोर्स भी है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हम माखन निकालते हैं घर पे, तो क्या होता है, जब हम दूध डालते हैं तो उसको हम रोटेट करते हैं। रोटेशन का मतलब उसमें हमने मोशन लगाई,
तो क्या होगा कि जो माखन होगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा और जो दूध होगा जिसको हम लस्सी भी बोलते हैं वो ऊपर आ जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने मोशन को स्टार्ट किया तो क्या होगा, जो हार्ड पार्टिकल्स यानी कि जो माखन है वो नीचे की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वो अपना फोर्स लगाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो अपना फोर्स लगाएंगे और वो उनका फोर्स हैवी से ज्यादा कम होगा। जो लाइट होंगे उनका फोर्स कम होगा इसलिए वो ऊपर रह जाएंगे, और जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे यानी कि जो माखन है उनका फोर्स ज्यादा होगा और वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ आया होगा। तो गाइस अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए कि ये एक डोर है जिसको हम दरवाजा बोलते हैं। हमको पता है ये इस साइड से फिक्स होता है क्योंकि ये यहाँ से फिक्स होगा। अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये इधर से ही हम इसको मूव करेंगे। तो गाइस अगर हमने इसको मूव करना है तो हमने इस पे कोई ना कोई मूवमेंट लगानी होगी, या फिर हम जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक डोर है, हमने इसको पीछे से मूवमेंट लगाई तो वो आगे की तरफ बंद या फिर खुलना स्टार्ट होगा। अगर वो ऐसे है यानी कि वो मान लीजिए बंद है तो हमने इसको आगे से मूवमेंट लगाई तो वो क्या होगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा। यही है हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि हम मूवमेंट लगाते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इसकी एक कंडीशन क्या है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि एक चीज हमारे पास फिक्स ही होगी, हम दूसरे के ऊपर ही हम अपनी फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो गाइस मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टो के साथ डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब तो हमें पता है, मोमेंटम का मतलब भी पता है। मूवमेंट आर्म का मतलब क्या है कि जो एक साइड है वो हमेशा फिक्स होगी, यानी कि हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो हम परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे, ना कि हम पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं इसको मूवमेंट आर्म। तो गाइस अगला है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका जो पूरा का पूरा भार होगा वो इसके सेंटर में होगा, यहाँ होगा। तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्ट का भार है वो इसके सेंटर में है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमको पता है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है तो नीचे की साइड इस पर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mg, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है mg। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है, हमने इसको रोकना है या इसको हमने पुल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ से फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि एक बॉल ही है जो रोटेट कर रही है किसी सरफेस पे, हमने अगर इसको पिक करना है तो हम इसको ऊपर वाली साइड यानी कि ऑपोजिट साइड में पिक करेंगे। यही था हमारा थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि जैसे ही कोई चीज एक्ट करती है हम उसके साथ ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो यही है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें सारा का सारा ऑब्जेक्ट का भार हमारे सेंटर में होता है। तो गाइस अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है 3 प्रकार का और इसी से ही हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो पहले का इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये एक बाउल है हमारे पास, मान लीजिए कि ये एक बाउल है, तो हमने यहाँ से यानी कि इस सरफेस से बॉल को स्टार्ट किया, इस बाउल में डालना, यानी कि कोली मान लीजिए और ये एक बॉल है, गेंद है, हमने इस गेंद को इस कोली में यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो हम देखेंगे
कि ये ऐसे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे मूव करती जाएगी एंड एट लास्ट वो इसके बीच में यानी कि सेंटर में आके रुक जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो घर पे कि एक गेंद को हम इसके साइड से हम इसको फेंके तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि ये जो बेस है इस कुल्ली का यानी कि ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर आकर ये गेंद रुक जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टेबल, यानी कि मूव करने के बाद ये स्टेबल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, मान लीजिए इसी कुल्ली को हमने उल्टा कर दिया, यानी कि ये कुल्ली को हमने उल्टा कर दिया। अगर ये गेंद हम यहाँ पर रखें और इसको हम मूव करवाएं तो क्या होगा, ये गेंद नीचे चली जाएगी और ये दोबारा से ऊपर नहीं आ सकती जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको दोबारा से ऊपर नहीं रखते। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा, अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है, जैसे कि ये एक कुल्ली है, अगर हम इसको सीधा ही सेंटर में रखते हैं तो ये सेंटर में ही रहेगी, ना तो ये आगे जाएगी ना ही ये पीछे जाएगी, ये सेंटर में ही रह जाएगी, यानी कि इस कुल्ली के बेस पे ही रह जाएगी। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो गाइस आज का हमारा लास्ट टॉपिक कंडीशंस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यानी कि जो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम किया था उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन इसमें लिखी है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी शुड बी एट मिनिमम हाइट, यानी कि जैसे कि हमने ये कुल्ली की एग्जांपल ही ली थी, मान लीजिए ये कुल्ली है, तो जो जहां पर स्टेबल होगी, यानी कि हमने गेंद की एग्जांपल ली थी, ये गेंद जो है यहाँ पर लास्ट में आके रुक जाएगी, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो गेंद यहाँ पर लास्ट में आएगी वो मिनिमम हाइट पर होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि इस कुल्ली के मिनिमम हाइट, यानी कि यहाँ पर आके रुकेगी। यही हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ बॉडी, यानी कि जो ये बॉडी है उसके बेस पर ही आके रुकेगी। यानी कि ये जो गेंद है हमने देखा है, ये एक मान लीजिए एक सरफेस है, तो ये सरफेस को टच करती है, तो मान लीजिए ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हो गया बेस, तो ये मूव करते लास्ट में आकर बेस पर ही रुकेगी। ये हमारी सेकेंड कंडीशन। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक